की क्या अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। क्लियर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। ठीक है, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट आप भी 15 मिनट लेट हैं। ये कोई तरीका तो नहीं होता, लेकिन ठीक है। यस मैम। हमारा आज का टॉपिक सॉरी है मैम, वो अजान हो जाए। जी मैम, अजान हो जाए, मैं भी अजान के वेट कर रहा था। अच्छा जी, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट्स एंड आईआर। ह्यूमन राइट्स और आईआर में क्या लिंकेज है, ह्यूमन राइट्स क्या होता है और इनका क्या रिलेशन है आपस में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी क्लास में सिर्फ आप मौजूद हैं, तो सिर्फ आप ही, जी मैं ही हूँ। जी मैं ही हूँ। बाकियों को वो खुद मैनेज करेंगे। खैर, ठीक है मैम। ह्यूमन राइट को समझने से पहले स्टेट ऑफ नेचर को समझना बहुत जरूरी है। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा आइडियलिस्टिक थॉट है जहाँ पे इंसान को एक एब्सोल्यूट फ्रीडम प्रोवाइड है। एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब उसको हर चीज करने की आजादी है। हर चीज से मुराद कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई लिमिटेशन है ही नहीं। ठीक है, जब आपके ऊपर किसी किस्म का कोई लिमिटेशन नहीं होता और आपको खुली आजादी मिलती है, तो उसके दो नताइज निकल सकते हैं, एक अच्छा पॉजिटिव या फिर बुरा नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास दो थियरिस्ट हैं जिन्होंने इस स्टेट ऑफ नेचर को, वैसे तो स्टेट ऑफ नेचर को बहुत सारे डिफरेंट थियरिस्ट ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन जो मेजर जिनको पढ़ा जाता है, जो इनके फाउंडेशन जिसने रखी है या बुनियाद क्या कह सकते हैं कि जिन्होंने रखी है, वो दो लोग हैं। उसमें एक है जॉन लॉक और दूसरे हैं थॉमस हॉब्स। अब लॉक का व्यू स्टेट ऑफ नेचर के लिए ये है कि वो इंसान को बहुत अच्छा, बहुत काइंड और बहुत कोऑपरेट समझता है, और वो ये समझता है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम के वक्त भी इंसान कोऑपरेशन के साथ, इंसान काइंड नेचर के साथ, इंसान अपनी दरिया दिली के साथ काम करेगा और कोऑपरेट करेगा दूसरे इंसानों के साथ। ठीक है, और इसी तरीके से वो उसको डिफाइन करते हैं। उनका जो व्यू है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अब इसकी मैं आपको एक मिसाल दे सकती हूँ। लॉक का व्यू है कि आपके पास बिरयानी की एक देग है, आपके रूम में 20 लोग हैं, आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है कि आप उसमें जितना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया, लाइन बनाई और हर किसी ने तमीज से अपनी प्लेट में बिरयानी निकाली और दूसरे को भी मौका दिया कि आप उसको लें, और रिसोर्स को जाया नहीं होने दिया, रिसोर्स को इक्वली कोऑपरेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया इंसान का बच्चा बन के। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, ये एक क्वेश्चन है। अब जो लॉक का व्यू बताता है वो हमें ये बता रहा है बात कि लॉक का जो व्यू है वो बहुत ही आइडियलिस्टिक है। उसमें किसी किस्म का कोई उसने कॉन्फ्लिक्ट या कोई उसने क्राइसिस को डिस्क्राइब ही नहीं किया है। ठीक है, लेकिन थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं, उनका लेके स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर क्या व्यू, उनका क्या व्यू है। अगर उनका व्यू देखा जाए तो उनकी नजर में स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी जगह या एक ऐसा थॉट है जिस थॉट को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि क्योंकि इंसान ग्रीडी है, क्योंकि वो सेल्फिश है, तो वो पहले अपने सर्वाइवल की फिक्र करेगा,
ना कि सबकी। अगर हम इंसान किसी मुश्किल में पड़ते हैं, तो उसने डिस्क्राइब किया कि उसमें एक इंसान जो ज़्यादा ताकतवर होगा, वो ज़्यादा पावरफुल होगा और वो अपनी उस पावर को इस्तेमाल करेगा, ठीक है? अब किस तरीके से? मैंने अभी आपको एक रिसोर्स की एग्ज़ाम्पल दी थी कि खाना है और खाने को 20 लोगों ने तमीज़ से खाना है, तो वो वन बाय वन एक-दूसरे को आने दे रहे हैं कोऑपरेशन के साथ और मिलके रिसोर्सेज़ को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन थॉमस के अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम्पल को कैसे लिया जाएगा कि रिसोर्स मौजूद है आपके सामने, खाना, ठीक है? 20 लोग वही के वही हैं, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा पावरफुल होगा या ज़्यादा ताकतवर होगा, वो रिसोर्स को ज़्यादा हासिल कर लेगा और जो कम ताकतवर होगा या कम पावरफुल होगा, वो पीछे रह जाएगा, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से उसने डिफाइन किया। एक ने हमें आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया और एक ने हमें रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया। अब यहाँ पे हमने इस बात को जज कर लिया कि जो जॉन लॉक है, वो आइडियलिस्ट है, वो लिबरल है और जो थॉमस हॉब्स हैं, वो रियलिस्ट है। रियलिज्म की थ्योरी उन्होंने बताई कि रियासतें चूँकि पावर सेंट्रिक है, तो वो सिर्फ़ पावर चाहती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इसी तरीके से इंसान भी पावर चाहता है अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन थॉमस हॉब्स ने क्या कहा कि जो इस स्टेट ऑफ नेचर के दौरान बहुत ज़्यादा पावरफुल इंडिविजुअल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, उसको उसने लेविथॉन कहा। इसको बहुत बाज़-औक़ात लोग लेविथॉन और लिवायथॉन दोनों ही बोलते हैं। दोनों ही प्रोनंसिएशन ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश का फ़र्क है, ठीक है? लेविथॉन जो होता है, वो ज़्यादा पावरफुल है स्टेट ऑफ नेचर में। तो जो वीकर है, उन्होंने क्या किया कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से स्टेट ऑफ नेचर को इन दोनों थियरिस्ट्स ने डिफाइन किया है और किस तरीके से वो आगे उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो ज़्यादा पावरफुल है वो रिसोर्स ले लेगा। अब जो ज़्यादा पावरफुल है उसने रिसोर्सेज़ ले लिए, तो जो वीक है वो पीछे रह गया, उसके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है। अब वो अपने रिसोर्सेज़ कैसे लेगा? अब उसके पास 2 ऑप्शन है, अगर तो वो उस पावरफुल के साथ लड़ सकता है, तो वो लड़ के अपना हक माँग ले। क्योंकि आपको जीना है, आपको सर्वाइवल चाहिए, तो एक इंसान को खाना बहुत उसकी बेसिक नीड है। अगर वो खाएगा नहीं, तो उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं होगी और इससे उसका सर्वाइवल इंश्योर नहीं होगा। अब इससे उसका सर्वाइवल जब इंश्योर नहीं होगा, तो उससे क्या होगा? उसके सर्वाइवल क मतलब उसको सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा कि भाई मैं भूख से मर जाऊँगा। जब उसको ये थ्रेट आएगा तो ये उसके हकूक़ के खिलाफ है। इंसान को एक हकूक़ है और ये उसको नेचर ने दिया है कि जब तक कुदरत उसकी जान ना ले, जब तक वो नेचुरली ना अल्लाह के पास चला जाए, तब तक उसको किसी और वजह से मारना या किसी और वजह से उसका मरना उसके राइट की वायलेशन है। अब ये उसने किस तरीके से बताया? ये उसने हमें बता दिया कि एक पावरफुल है और वीक है। अब जितने भी वीक हैं मैंने आपको बता दिया उनके पास 2 वेज़ हैं। या तो वो अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए उससे लड़े और अगर तो उनमें लड़ने की ताकत नहीं है, तो वो क्या करे? वो उससे बातचीत करे, कम्युनिकेशन करे या नेगोशिएशन करे जिसमें क्या होगा? जिसमें ये होगा कि आपने पावरफुल के पास गए, उससे बात की कि हम तुम्हारी बात और तुम्हारी हुक्मरानी मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में तुम हमारी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करोगे। इनके दरमियान क्या क्रिएट हो गया? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी यही बताती है कि रियासत और जो नेशन है, एक तो रियासत है और जो उसकी रियाया है, उसके दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम अपनी रियासत में जब रहते हैं, नेशंस में जब रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी आइडेंटिटी है। हमारे पास एक पासपोर्ट है, हम जो कमाते हैं, हम उसका टैक्स पे करते हैं, ठीक है? हम अपने हकूक़ और जो भी रूल्स और रेगुलेशन या फिर लॉ एनफोर्समेंट जो रियासत ने हमें बताया है, वो हम पूरे कर रहे हैं, तो रियासत उसके बदले हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रही है? तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रही है। क्या रिसोर्स फ़राहम कर रही है?
तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है हमारी ज़िंदगियों का, हमारे सर्वाइवल का, ठीक है? इसी तरीके से स्टेट ऑफ नेचर ने, थॉमस हॉब ने सेम यही कहा कि जब एक बहुत पावरफुल इंसान होगा और बाकी वीक होंगे, तो वो वीक मिलके अपनी सॉवरेनिटी उस पावरफुल को दे देंगे और कहेंगे इसके बदले तुम हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे, ठीक है? और वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, लेकिन उसको उसकी क्या शर्त होगी कि उनको उसकी हुक्मरानी माननी पड़ेगी और उसकी हुक्मरानी के साये में आना पड़ेगा। तभी वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। क्योंकि उसने तो सारे रिसोर्सेज़ ले लिए, वो पावरफुल था। उसने रिसोर्सेज़ ले लिए, अब आपको अपने सर्वाइवल के लिए अगर वो रिसोर्सेज़ अगर वो खाना चाहिए, तो आपको उससे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि तू हमारा माँ-बाप और तू ही हमें खिला सकता है, फिलहाल। तभी वो आपको देगा, अदरवाइज़ वो आपको नहीं देगा। अगर आप अपने स्टेट से एंटी स्टेट हो जाओ, तो आपका स्टेट भी आपको निकाल के बाहर कर देगा या फांसी की सज़ा दे देगा। इसी तरीके से एक पावरफुल लेविथॉन भी जो वीकर ह्यूमन्स होते हैं, उनके साथ यही करता है। जो स्टेट ऑफ नेचर का तसव्वुर है, उसने हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी प्रोवाइड की, कि रियासत और रियाया के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे वो अपनी सॉवरेनिटी हुक्मरान को देते हैं और हुक्मरान उसके बदले उनको उनकी बेसिक राइट्स पूरे करते हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। एब्सोल्यूट फ्रीडम आपको किसी सूरत नहीं मिल सकता। आपको बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि अगर आपका हक है ज़िंदा रहना, तो दूसरे इंसान का भी हक है ज़िंदा रहना। अगर आप ज़िंदा रह रहे हैं और दूसरा इंसान भी ज़िंदा रह रहा है, तो आप एक-दूसरे को थ्रेट नहीं कर सकते। लेकिन जब अल्टीमेटली आपके पास पावर और रिसोर्सेज़ आ जाएँगे, तो सेंस ऑफ थ्रेट या सिक्योरिटी का जो थ्रेट होता है, वो बरकरार हो जाएगा या वो बढ़ जाएगा या वो पैदा हो जाएगा। अगर वो नहीं है, तो उस वक़्त वो पैदा हो जाएगा और फिर वहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीडम खत्म हो गया। क्योंकि एब्सोल्यूट फ्रीडम एक आइडियलिस्टिक चीज़ है, जो कि रियलिटी में एग्ज़िस्ट नहीं करता, ठीक है? यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, किस तरीके से जॉन लॉक ने स्टेट ऑफ नेचर को डिफ़ाइन किया और किस तरीके से थॉमस हॉब्स ने इसको डिफ़ाइन किया, और जब थॉमस हॉब ने उसको डिफ़ाइन किया, तो उसके नतीजे में क्या आई? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी आई, जिसके नतीजे में क्या हुआ? एक सिविल सोसाइटी क्रिएट हुई। रियासत है, रियासत ने अपना कानून का निज़ाम बनाया। रियासत ने अपना अ, एक प्रोसेस और एक सिस्टम बनाया कि हम आपको इस तरीके से गवर्न करेंगे, इस तरीके से रूल्स और लॉज़ हैं और इसको आपको मानने पड़ेंगे। अगर आपको रोड पे बाइक चलानी है, आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। अगर आप नहीं पहन रहे, तो वो आपके लिए खतरनाक बन सकता है। अगर एक्सीडेंट होने की सूरत में या एक्सीडेंट ना होने की सूरत में अगर आप देखे जाते हैं, तो चालान कटता है। आप ये रोज़मर्रा के अपने डेली लाइफ़ में, डेली रूटीन में देख सकते हैं। अभी रियासत ने हमारे ऊपर क्या कहा कि एक पैंडेमिक सिचुएशन है, रियासत ने अपनी रियाया को बोला कि आपने मास्क पहनना है, क्योंकि इससे आपका तहफ़्फ़ुज़ है। अब रियाया मास्क नहीं पहन रही, और क्योंकि स्टेट ने और रियासत ने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ली है, तो वो लॉ के ज़रिए या किसी भी फ़ोर्स के ज़रिए या पावर के ज़रिए वो आप पे एनफ़ोर्स कर रहा है ये सारी चीज़ें, जो कि आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठीक है, और वो आप समझ नहीं रहे। तो इससे क्या होता है, एक सिविल सोसाइटी फ़ॉर्म हो जाती है। सिविल सोसाइटी यही होती है जो लॉ एंड ऑर्डर के अंडर वर्क करे या ऑपरेट हो, ठीक है? ये एक बुनियादी फैक्टर और स्ट्रक्चर है ह्यूमन राइट्स का। और जो ह्यूमन राइट का मकसद है कि इंसान जब पैदा होता है, तो उसके साथ कुछ ऐसे इनएलिएनेबल राइट्स होते हैं जो जुड़े होते हैं, उसकी पैदाइश के साथ। मैं पैदा हुई, आप पैदा हुए, हमारा हक है कि हम बड़े हों, ठीक है? हमारा हक है कि हमें खाना मिले, हमारा ये हमारे बेसिक राइट्स हैं कि हमें ज़िंदा रखा जाए, हमें मारा ना जाए। ये एक इंसान का बेसिक राइट है कि वो अगर पैदा हुआ है, तो उसने बड़ा होना है, जब तक कि कुदरती उस पे उसकी ज़िंदगी खत्म होने का इम्कान ना हो, कि कोई दूसरा उसको कुछ नहीं कर सकता, कोई दूसरा उसका वायलेशन नहीं कर सकता, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर है मैम। ठीक है। अच्छा जी,
मेरा पावर पॉइंट काम नहीं कर रहा है, इस वज़ह से पीपीटी खुल नहीं रही है, लेकिन मैं आपको पढ़ा तो रही हूँ उसी से, पर मैं आपको बाद में सेंड कर दूँगी, तो आप लोग फ़िक्र नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, हमने ये देख लिया, अब जब आपने ये बात समझ ली कि ह्यूमन राइट्स हैं और ह्यूमन अफेयर्स हैं, ठीक है? तो ह्यूमन अफेयर्स किन चीज़ों में होते हैं? 3 तरीके के इंसान की ज़िंदगी में मामलात होते हैं, एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिकल और एक सोसाइटल या फिर सोशल, ठीक है? इन 3 मामलात के इर्द-गिर्द ही हमारी ज़िंदगी चल रही होती है और हम इन्हीं को सही करने में या इनको रिज़ॉल्व करने में लगे रहते हैं। अच्छा जी, अब जब हमने ये बात तय कर ली कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसीडरेशन है, उसके ज़रिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होते हैं और उसके ज़रिए कुछ क्राइसिस भी आते हैं। लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, ये दीनी अगर दुनिया में देखा जाए, दीन की जो दुनिया है, उसमें तो ये हमेशा से मौजूद है कि हर इंसान का हक है कि उसके साथ कोई ज़ुल्म ना हो, उसके साथ कोई ज़्यादती ना हो, उसकी आबरू को कोई खराब ना करे, ठीक है? ये एक इंसानी हक है कि आपकी डिग्निटी को कोई हर्ट नहीं कर सकता। आपकी रिस्पेक्ट को कोई हर्ट नहीं कर सकता, आपके कैरेक्टर के लिए कोई अ, गलत बात की नहीं जा सकती। ये एक इंसान का हक है, ये उसका ह्यूमन राइट है और ये हर इंसान का ह्यूमन राइट है। लेकिन वेस्ट इसका इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वेस्ट इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहा है। वो इसका ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट और प्रमोशन कर रहा है कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और हम इंसानी हक को तहफ़्फ़ुज़ दिला के रहेंगे। और उनका और यूनाइटेड नेशन का मेन जो मकसद है कि जो ह्यूमन राइट्स है उस वो यूनाइटेड नेशन की प्रायोरिटी में से एक है, इंसानी हुकूक और वो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, वो उसको इस ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड में यूनिवर्सल करना चाहते हैं कि वो दुनिया में रहने वाला हर शख्स उस डिक्लेरेशन को माने और उसके अकॉर्डिंग अपने राइट्स को क्लेम करे। यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी जो जंग या फिर जो वॉर अगेंस्ट मेंटेनिंग पीस जो चल रही है, वो चली इस वजह से रही है क्योंकि उनको ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है और उसकी वायलेशन होने से बचाना है। लेकिन इनकी जो बातें हैं और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। उनमें बहुत तज़ाद है। क्योंकि 500 साल तक जो यूरोप ने कॉलोनाइज़ेशन की, जिसमें उन्होंने डिफरेंट रीजन्स पे कॉलोनाइज़ किया, अफ्रीकन रीजन पे, एशियन रीजन पे, सब कॉन्टिनेंट पे, तब उन्होंने उनको वहाँ से कालों को वो ख़ास तौर पे स्मगल करके लाते थे और उनको स्लेवरी आम कर दी थी उन लोगों ने उस वक़्त में कि कालों को तो इंसान समझा ही नहीं जाता था, उनको स्मगल किया जाता था बाकायदगी से और स्लेव्स एज़ अ स्लेव पर्सन और गुलाम के तौर पे उसको यूज़ किया जाता था। अब उससे आपने जब एक शख़्स को अपना गुलाम बना दिया, आपने तो उसके सारे राइट्स ख़त्म कर दिए। उसकी राइट ऑफ डिग्निटी, उसकी राइट ऑफ एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, ठीक है? लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि उसने जब उसको उसने एक तरीके से तो वॉयलेट किया कि उसके राइट उसको स्लेवरी में लाके, लेकिन उसके बाद उससे वो क्या काम ले रहे हैं या उनसे क्या काम करा रहे हैं या उनसे किस तौर पे वो अपनी तस्कीन या सुकून हासिल कर रहे हैं, ये एक अलग वॉयलेशन है। वॉयलेशन तो हो ही रही है लेकिन उसके साथ-साथ बहुत और भी वॉयलेशन हो रही है। ठीक है? कि वो चाइल्ड हैं या वो 18 प्लस हैं, अब ये तो उस वक़्त नहीं देखा जाता था ना। उनको जब कॉलोनाइज़ करना था अपना पॉलिटिकल और अपना इकोनॉमिक एक्सपेंशन करने के लिए उन्होंने तो ज़ुल्म किया और बहुत बुरा ज़ुल्म किया। अफ्रीकन पे भी, एशियंस पे भी और आज वही लोग आपको ह्यूमन राइट्स का प्रचार करके बता रहे हैं, जो कि अभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म में मौजूद है। अफ़गानिस्तान को तहस-नहस कर दिया, इराक को तहस-नहस कर दिया, लीबिया को तहस-नहस कर दिया, सीरिया को तहस-नहस कर दिया, सिर्फ़ ये बोल के कि वहाँ पे जो हुक्मरान है वो ज़ालिम है या फिर वहाँ पे तालिबान है और हम उनको उन जो वहाँ की रियाया है, जो वहाँ की नेशन है, उसकी हालत सुधारने के लिए हम वहाँ मौजूद हैं और लड़ रहे हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि वो पसमानदा हाल में है कि नहीं? इसका फ़ैसला कौन करेगा?
वेस्ट, तो फिर तो ये फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि सिर्फ आप कौन होते हैं पूरी दुनिया के बिहाफ पे डिसीजन लेने वाले। अगर ये बात नहीं की जा रही तो आप भी तो वहां पे मार ही रहे हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हमने 300 बंदा मारा तो 3000 को बचाने के लिए। आपको मैनिपुलेट हर लेवल पे, हर स्टेप पे, पॉलिटिकली तौर पे, साइकोलॉजिक तौर पे, मेंटल तौर पे आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं ताकि लोगों के हालात बदल जाएं गल्फ स्टेट में, और वहां पे चूंकि लोग पसमानदा हालात में रह रहे हैं इस वजह से। लेकिन हमें पता है कि उनके मोटिव्स क्या हैं। सिर्फ उनके मोटिव्स, उनको उन लोगों से कोई हमदर्दी तो नहीं है या मोहब्बत तो नहीं है। उनका मोटिव है ऑयल। उनका इंटरेस्ट, उनका जो इंटरेस्ट है वो पूरा हासिल कर रहे हैं और वो वही हासिल करना चाहते हैं। और जिस वक्त उन्होंने हासिल कर लिया वो वहां पे कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर इतनी ही ह्यूमन राइट वायलेशन पे बात हो रही है तो बर्मा में जो रोहिंग्या में हो रहा है मुसलमानों पे, या फिर जो 2002 में गुजरात मैस्करे हुआ, या फिर कश्मीरी और पैलेस्टीनियन है उधर जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? उसके लिए यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं बोल रहा? तो इनका जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट का, कॉन्सेप्ट तो उन्होंने दे दिया, थ्योरेटिकली तो हमें बता दिया कि ये करना है, लेकिन वो खुद तजाद में है और उसपे बहुत क्रिटिक है कि जो हमें ये प्रचार करके बताते हैं कि ह्यूमन राइट्स होना चाहिए और इंसान चूंकि अपनी इंसानियत से इंसान बनता है, अगर इंसान से आप इंसानियत हटा दें तो वो जानवर से भी बदतर है, और अगर वो जानवर से भी बदतर है तो वो जब इंसान ही नहीं और वो जब जानवर से बदतर बन जाएगा तो फिर क्या हुकूक रहेंगे और क्या वायलेशन की बात की जाएगी? फिर तो कोई डिबेट ही नहीं बनती। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे इंसानियत की बात कर रहे हैं और हमने बोला है कि हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी है ही ये कि हम इंसानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें, और हर इंसानी हुकूक में हर इंसान आता है, फिर चाहे वो सीरिया का मुसलमान हो या फिर रोहिंग्या का या फिर गुजरात मैस्करे का, कोई भी हो उसमें वो शामिल है। लेकिन वो उस पे कुछ नहीं बोलते, क्यों? ऐसा नहीं है कि इंडिया के सिर्फ उनकी बिलियंस की मार्केट है इंडिया में, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन इंडिया पे भी एक इनविजिबल या इनटेंजिबल प्रेशर है और उसको भी उसके तहत काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी तो इस आइसोलेशन में तो वो भी नहीं रह सकता। आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, आप उठा-पटक नहीं कर सकते क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड है। अगर इंडिया से यूएस के मफाद जुड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान से भी किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और उसको अपनी पॉलिटिक्स से या अपनी मैनिपुलेशन के साथ वो अपने मफाद को बैलेंस रखेगा, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उसकी नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्व हो या उसके हक में जो बेहतर है वो उसको मिल जाए, ना कि ह्यूमन राइट्स और दूसरी कोई भी चीज़। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। जब हमने पॉलिटिकल, हम लोगों ने बात कर ली कि ह्यूमन अफेयर्स 3 तरह के हैं, 3 मामलात हैं उनके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। तो बहुत सारे ऐसे इंसानी एलिमेंट्स होते हैं जिनको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसीडरेशन ओवरशैडो कर देती हैं, दबा देती हैं। जैसे वॉर, जब वॉर होती है तो किसी को ह्यूमन राइट्स का ख्याल या उसकी वायलेशन का ख्याल नहीं होता, क्योंकि उस वक्त की जो डायनामिक्स और रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। उनको उस जान से ज्यादा भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है और उनको उसके लिए वॉर लड़नी पड़ती है। सैंक्शंस लगते हैं, सैंक्शंस लगने से बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। आप आपकी जो स्टेट पे अगर कोई सैंक्शन लग रहा है तो आपकी उससे मईशत पे भी असर पड़ेगा, मिलिट्री भी पड़ेगा, पॉलिटिकली भी पड़ेगा, और जब मईशत पे असर पड़ेगा तो गुर्बत बढ़ेगी, और जब गुर्बत बढ़ेगी तो भूखमरी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपके सर्वाइवल को नुकसान आएगा। पेंडेमिक सिचुएशन, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। इंसान ने वक्त ब वक्त हर चीज में बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर ली है, लेकिन ये तरक्की क्या इंसानी प्रोग्रेस के लिए सही है?
आज हम बात करते हैं कि मेडिकल ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। बहुत सारे हम लोगों ने मुश्किल-मुश्किल बीमारियों का, जो लाइलाज बीमारियाँ थीं, उनका भी आज वैक्सीन निकल गई और इलाज निकल गया। लेकिन क्या वो इलाज अमीर के लिए और गरीब के लिए सेम है? क्या वो इलाज क्या वो एजुकेशन जो आज प्रोवाइड हो रही है, वो अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा एक ही शिफ्ट में खड़े होके ले सकता है? नहीं। जब आपने ये देख लिया कि आपके सोशल जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वो इतना बढ़ गया है कि अमीर को हर फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन गरीब के लिए कोई फैसिलिटी है ही नहीं। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ह्यूमन्स प्रोग्रेस कर रहे हैं या ह्यूमन कंडीशन प्रोग्रेस कर रही है? हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो बहुत कर दी, लेकिन हम लोग इस ये सारी एडवांसमेंट फिर भी ह्यूमन प्रोग्रेस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाती है, ठीक है? क्योंकि इंसान इंसान है ही तभी जब उनमें इंसानियत है। अगर उनमें इंसानियत नहीं तो इंसान को इंसान समझा ही नहीं जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन राइट्स क्या थे और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है यूएन का ऑन ह्यूमन राइट्स, उसमें 30 आर्टिकल्स है जिसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ है कि राइट आपको एक शख्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वोट है, फ्रीडम ऑफ आइडेंटिटी है, फ्रीडम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है। ये सारे फ्रीडम उसमें एनलिस्ट है, जिसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ह्यूमन राइट्स का जो रिज़ल्ट है, वो ह्यूमैनिटेरियनिज़्म है, ठीक है? ह्यूमन राइट्स की जितनी भी कॉन्सेप्ट है और इसका जो वजूद और रिज़ल्ट निकलता है हमारे पास, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ निकलते हैं हमारे पास, कॉन्सिक्वेंसेज़ यहाँ पे राइट वर्ड नहीं है, इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है, वो क्या है? ह्यूमैनिटेरियनिज़्म। इसमें क्या बताया जाता है कि इंसान के कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं और बिलीफ्स हैं और वो उसी के तहत अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है, जो कि नॉन वायलेंस होते हैं। कोई भी ये इंसान ये अपने वैल्यूज़ नहीं बनाता कि मैं इसको मारूँगा या उसको मारूँगा और मैं सारी ज़िंदगी यही करता रहूँगा। इंसान के मोरल वैल्यूज़ ये होते हैं कि मैं सच बोलूँगा, मैं ईमानदारी से रहूँगा, मैं हलाल रोटी कमाऊँगा। ये हमारे ग्राउंड और मोरल वैल्यूज़ हैं, जो कि आप में भी हैं, मुझ में भी हैं। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँगी, मेरा फ़र्ज़ है आपको पढ़ाना, आपका फ़र्ज़ है उस टाइम को यूटिलाइज़ करके पढ़ना। मैं अपनी जॉब पूरी करूँगी, आप अपनी जॉब पूरी करेंगे, ठीक है? और इसी से हमारी ग्रोथ होगी, आपकी भी और मेरी भी। और जब आपकी और मेरी ग्रोथ एक साथ जुड़ी हुई है और लिंक्ड है, इसी तरह पूरी इंसानियत की और सारे ही तमाम इंसानों की जो कंडीशन है या जो प्रोग्रेस है, जो इम्प्रूवमेंट है उनकी कंडीशन में, वो एक साथ जुड़ी हुई है। फिर चाहे वो लॉजिकल रीज़न्स पे हो या फिर इख़्लाक़ियात पे। लेकिन इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो रिजल्ट ऑफ हमें सुनने को मिला ह्यूमैनिटेरियनिज्म, वो निग्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट में या रियासतें अपने इंटरेस्ट को लेके इतनी सेल्फिश या इतनी क्रूल हो जाती हैं कि वो ह्यूमन राइट्स या इंसानियत के इस तसव्वुर को या इंसानियत के इस जज्बात को बाजू का निगलेक्ट कर देती है। और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में चूंकि आपका कैपिटलिज्म का दौर है, जहां अमीर अमीर और गरीब गरीब तर हो रहा है, लेबर क्लास पिसती चली जा रही है, उसके पास शायद एक वक्त या दो वक्त का खाने की रोटी नहीं है, और अपर क्लास के पास वो पैसा बेफजूल का उड़ाए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक डिसबैलेंस आ गया। जब डिसबैलेंस आया और डिसबैलेंस इतना खराब डिसबैलेंस आया कि आज की दुनिया की, इस पूरी दुनिया की 1% वेल्थ जो है वो, सॉरी, जो 99% वेल्थ है वो 1% पॉपुलेशन के पास है, और जो 1% वेल्थ है उसको 99% पॉपुलेशन इस्तेमाल कर रही है और उसको यूज कर रही है। तो इस रिसोर्स में कितना डिसबैलेंस है या इसमें बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम नहीं है। तो आप किस तरीके से अपनी इंसान की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकेंगे? क्योंकि आपकी जब मईशत नहीं है तो आपके पास बहुत से ज़राए, बहुत से रिसोर्सेज़ को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है?
और इसी ह्यूमैनिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट में ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी, एक्शंस टेकन बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसी बनाती है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे जो भी ह्यूमन राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानी हुकूक के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, जो भी एक्शंस लिए जाते हैं, वो सारे इसी एक टर्म या कॉन्सेप्ट में काउंट होते हैं। डेवलपमेंट असिस्टेंस भी मिलती है। डेवलपमेंटल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड होती है? रियासत का काम क्या है? रियाया को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनका हर हकूक पूरा करना, और हमारा काम क्या है कि हम जो भी लॉ है उसकी पाबंदी करें। जो भी कानून है उसको अपने पूरे तरीके से और सच्चाई के साथ अदा कर दें और निभाएँ, ठीक है? तो डेवलपमेंट असिस्टेंस कैसे मिलती है रियासतों को? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक जैसे इदारों से। एशियन बैंक एक रीजन पे मबनी है और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आपको खुद ही पता है कि वो ग्लोबली और यूनिवर्सल तौर पे काम कर रही है। वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल तौर पे एक बॉडी है जो कि डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस मदद फराहम करती है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस आती हैं जो कि इंसानियत के लिए और इंसानियत की फलाह व बहबूद और उसकी कंडीशन को बेहतर करने के लिए काम करती हैं। जैसे इसमें बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो कि चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम कर रही है, या यूनिसेफ जैसे जो कि पॉवर्टी इराडिकेशन पे काम कर रही है, या पोलियो इराडिकेशन पे काम कर रही है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अ, ये जितनी भी जो ये कॉन्सेप्ट ह्यूमैनिटेरियनिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड ही उसकी जो बुनियादी उसकी जो बुनियाद रखी गई है वो तो रखी इस वज़ह से उस इस बुनियाद पे रखी गई है कि एक इंसान रिस्पेक्ट और डिग्निटी डिज़र्व करता है और उसको वो रिस्पेक्ट और वो डिग्निटी हर सूरत में मिलनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी मामलात हो। यही बात हमारा दीन भी कहता है। हम ये समझते हैं कि वेस्टर्न क्योंकि वो सेक्टेरियन हो गए हैं और उन्होंने एक सेक्टेरियन सोसाइटी बना दी है, तो वो दुनिया से बहुत दीन से बहुत दूर हो गए हैं। लेकिन उन्होंने अपने बहुत से मामूलात, अपने बहुत से सिस्टम्स को एडॉप्ट ही दुनिया के मुख्तलिफ दीनों से उन्होंने एडॉप्ट किया है। वो दूर नहीं हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी हेजेमनी हो और हर इंसान दीन से दूर हो जाए, क्योंकि दीन आपको दायरा सिखाता है। आपने अगर दीन फ़ॉलो नहीं किया, तो आपके लिए कोई बुराई और अच्छाई, गुनाह, माफ़ी कुछ भी नहीं होगा। आप जो चाहें आप कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप दीन को फ़ॉलो करते हैं और आपके कुछ वैल्यूज़ और बिलीफ्स हैं और आप उसके तहत चलते हैं, तो फिर वैल्यूज़ और बिलीफ्स है, आप उसके तहत चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको सही और गलत में फ़र्क करना आ जाता है और आप ना तो किसी के साथ ज़्यादती करेंगे और ना किसी को ज़्यादती करने देंगे और आप एक सर्टेन बाउंड्री या फिर दायरा बना लेंगे कि ये गलत है और ये सही है, मुझे ये करने की इजाज़त है, लेकिन मुझे ये करने की इजाज़त नहीं है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन वेस्ट ने हर दीन को पढ़ के जितनी कंपैरेटिव स्टडीज़ वेस्टर्न कल्चर में होती है, उतनी शायद यहाँ पे भी ना होती हो। एशियन रीजन में भी ना होती हो। वो दीन को समझ के फिर वो हम लोग तो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते जा रहे हैं और अपनी नॉर्म से, अपनी आइडियोलॉजी से दूर हो रहे हैं। लेकिन वो उनसे अडॉप्ट करके हमें ही बता रहे हैं कि ये हमने तुम्हें बताया है, ना कि तुम लोगों के पास है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है या किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नो मैम क्लियर। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो सबसे मेजर इस कॉन्सेप्ट में बात आती है, वो आती है कि इसीलिए जो ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होती हैं ज़ात-पात के, रंग, नस्ल के ऊपर, इसको जो ह्यूमैनिटेरियनिज़्म का कॉन्सेप्ट है वो डिनाय करता है। ऐसी सारी डिस्क्रिमिनेटरी जितनी भी ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी आइडियोलॉजीज़ हैं,
वो उसको नहीं मानता, जो कि इंसानों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट और कोई क्राइसिस को बढ़ावा दे। वो इस चीज़ को नहीं मानता, ठीक है? और वो क्या मानता है? वो यही मानता है कि हर इंसान इक्वल है और हर इंसान की एक इक्वालिटी है और उसको उसी के तहत चलना है। आपको एक मैं आप ज़रूर जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा लिख के कि यूएन मैनिफेस्टो ऑन ह्यूमन राइट्स और आगे लिख दीजिएगा हज़रत अली, ठीक है? उन्होंने जितने भी हज़रत अली के कॉल हैं, उन्होंने सारे ही यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स के पॉइंट्स हैं उस मैनिफेस्टो में, वो सारे उनके अक़वाले ज़रीन या उनके कॉल के हिसाब से डिस्कस किए हैं और डिस्क्राइब किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा लिंक मिलता है दीन का और उनके कॉन्सेप्ट का। या ये कॉन्सेप्ट उनका है या ये कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद है, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो मिस, क्लियर है सर। आपके यहाँ तक इतना ही है बस। इसमें ह्यूमन राइट्स में ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था और मैंने इसको शॉर्ट इस वजह से किया क्योंकि आप लोगों ने बहुत लेट भी ज्वाइन किया था। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ ले। नो मैम, क्वेश्चन तो कोई नहीं। वो आप फाइल जो है वो सेंड करेंगी? जी जी, मैं फाइल सेंड कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, आप लोग मुझे अपने अटेंडेंस बता दें। सब लोग अपना अपना नाम बारी बारी बता दें। मोहिउद्दीन। आप हारिस। क्लास क्यों नहीं लेते?